नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन अध्ययन करेंगे स्विट्जरलैंड की जो संघात्मक व्यवस्था उसकी अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था से तुलना, यानी क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं, इन दोनों का विश्लेषण यहाँ करेंगे। संघात्मक व्यवस्था चूंकि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुकी है। संघात्मक व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था होता है जहाँ संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया जाता है संघ सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच में। चूंकि ये दोनों शासन व्यवस्था है, स्विट्जरलैंड और अमेरिका दोनों ही संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन उसमें कुछ मूल समानताएं भी है, कुछ असमानता। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक देश की परिस्थितियों के अनुसार संघीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था अपनी व्यवस्था होती है, तो उसमें कुछ अंतर होना स्वाभाविक है। पर संघात्मक व्यवस्था अपने आप में एक सांचे के रूप में नहीं है कि प्रत्येक देश में एक जैसी ही संघात्मक व्यवस्था हो, तो कुछ अलग लक्षण भी हो सकते हैं। तो यहाँ इन्हीं चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे कि दोनों संघात्मक व्यवस्था में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं। संघात्मक व्यवस्था राजनीतिक विचार और व्यवहार में अमेरिका की देन है और इस कारण विश्व के जिन देशों द्वारा संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया उसकी तुलना अमेरिकी संघ से करना अनुचित नहीं है। यानी संघात्मक व्यवस्था अपनाने वाले देशों में सर्वप्रथम अमेरिका का नाम आता है, तो अन्य जो देश संघात्मक व्यवस्था वाले हैं उनकी तुलना हमेशा अमेरिका से की जाती है और ये करना उचित भी है कि उसमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं समानताओं के बारे में। स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था और अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख समानताएं इस प्रकार देखी जा सकती है। स्विस और अमेरिकी दोनों ही संघों का निर्माण सुरक्षा की भावना के आधार पर हुआ है। स्विस कैंटनों के यूरोप के पड़ोसी राज्यों से बह था और उसने अपनी रक्षा हेतु उनके द्वारा संघ का निर्माण किया। इसी प्रकार अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटिश तथा स्पेनिश साम्राज्यवाद से बह था और उसने अपनी सुरक्षा हेतु उनके द्वारा संघ का निर्माण किया गया। यानी दोनों ही देशों में जो संघीय व्यवस्था बनी वो विभिन्न इकाइयों से, विभिन्न जो स्वतंत्र राज्य थे उनसे मिलकर बनी, उनके सुरक्षा संबंधी व्यय था। स्विट्जरलैंड के जो कैंटन थे उनको यूरोपीय देश के पड़ोसी देशों से व्यय था, इसलिए उन्होंने एक होकर एक स्विस संघ का निर्माण किया। वैसे ही अमेरिका में भी सर्वप्रथम 13 जो अलग अलग स्वतंत्र राज्य थे उन्होंने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया। उनको भी उस समय ब्रिटिश और स्पेनिश साम्राज्यवाद से भय था और अपनी सुरक्षा करने में वो उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो अपनी स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे और एक होकर वो इनका मुकाबला कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों ही संघों का निर्माण इस सुरक्षा की भावना से हुआ और आपस में स्वतंत्र राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण किया गया। अमेरिका और स्विस दोनों संघ राज्यों का निर्माण एक ही प्रक्रिया और प्रवृत्ति के आधार पर हुआ है। संघ के निर्माण की 2 प्रक्रियाएं होती है, एक केंद्रोन्मुखी यानी सेंट्रीपिटल प्रवृत्ति या सम्मिलन की प्रक्रिया और दूसरी केंद्र विमुखी प्रवृत्ति या पृथक्करण की प्रक्रिया। अमेरिका और स्विस दोनों ही संघों की इकाइयां संघ के निर्माण के पूर्व स्वतंत्र राज्य थे और संबंधित राज्यों द्वारा दोनों ही संघों का निर्माण केंद्रोन्मुखी प्रवृत्ति या सम्मिलन की प्रक्रिया के आधार पर हुआ। इसके विपरीत भारतीय संघ या पूर्व सोवियत संघ का निर्माण केंद्रोन्मुखी प्रवृत्ति या पृथक्करण की प्रक्रिया के आधार पर हुआ। यानी यहाँ 2 चीज़ें बताई गई है। मैंने पहले ही बता दिया कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों जो संघ बने हैं वो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों से मिलकर बने हैं, जबकि भारत और सोवियत संघ में जो वर्तमान में अपन देखते हैं भारत में 28 राज्य है इस प्रकार, तो ये कभी भी स्वतंत्र नहीं थे, भारत का ही हमेशा अंग रहे हैं। तो उन्होंने प्रशासनिक विभाजन के तौर पर इकाइयों का निर्माण किया, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में जो इकाइयाँ हैं वो पहले स्वतंत्र थी, तो इस प्रकार वो केंद्रोन्मुखी है, जबकि भारत में जो संघ का निर्माण हुआ केंद्र विमुखी, यानी पहले से ही ये भारत के अंग थे और उनको प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विभाजन किया गया है। तो इस प्रकार भारतीय संघ और अमेरिका या स्विट्जरलैंड के संघों का निर्माण अलग अलग ढंग से हुआ है। स्विस और अमेरिकी दोनों संघ राज्यों में शक्ति विभाजन के लिए एक ही पद्धति को अपनाया गया है, वह पद्धति है गणना और अवशेष की पद्धति। दोनों ही संघ राज्यों को संविधान में केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ निश्चित कर दी गई है, केंद्र सरकार को संविधान से शक्तियाँ दे दी गई और जो बाकी बची हुई शक्तियाँ वो इकाइयों को प्रदान की गई है। तो दोनों संविधानों में सेम ही व्यवस्था की गई है। अगला, दोनों संघ राज्यों में संघीय व्यवस्था को द्वितीय सदन में छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व है। यानी जो सदन सीनेट, जिसको अमेरिका में भी सीनेट कहा गया है और स्विट्जरलैंड में भी सीनेट कहा गया है, तो छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। जनसंख्या को आधार नहीं बनाया गया है अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में, तो ये भी दोनों में समानताएं हैं। अमेरिका और स्विस संघ दोनों ही संघ राज्यों के अंतर्गत इकाइयों
के अपने पृथक संविधान है। दोनों संघ राज्यों की यह शर्त की इकाइयों के संविधान संघीय संविधान के अनुरूप ही होने चाहिए और उनके द्वारा अनिवार्य रूप से प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। यानी यहाँ संघ का अलग संविधान है, इकाइयों का अलग संविधान है दोनों में। अमेरिका और स्विस दोनों संघ राज्यों के अंतर्गत इकाइयों को संघ से संबंध विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी उस संघ में सम्मिलित होने के बाद भी उसको अलग होने का अधिकार नहीं है। अमेरिका और स्विस इन दोनों संघों के निर्माण के समय स्थानीयता की प्रवृत्ति प्रबल थी और इन दोनों इकाइयाँ ही संघ के आधार है। लेकिन इस दोनों संघ राज्यों के विकास में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति देखी गई, यानी धीरे धीरे केंद्र सशक्त हो रहा है अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों ही राज्यों में। अब इन समानताओं के बावजूद कुछ असमानताएं है दोनों संघात्मक व्यवस्था में, वो यहाँ देखते हैं। स्विस और अमेरिकी संघ में यदि एक और समानताएं है तो दूसरी ओर इनमें कुछ असमानताएं भी है जिन्हें एक एक करके एक दूसरे से भिन्न कर देती है, यानी दोनों में शासन व्यवस्थाएं समान नहीं है। अमेरिकी संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन में समवर्ती अधिकार क्षेत्र की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन स्विस संविधान में समवर्ती अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था है और भारत के ही समान समवर्ती अधिकार क्षेत्र के संबंध में अंतिम शक्ति केंद्र को प्रदान की गई है। यानी यहाँ जो शक्तियों को बंटवारा किया गया है, संघ इकाई केंद्र को दे दिया गया है, अवशेष शक्तियाँ अमेरिका में कर दी गई है। लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान में भारत में जैसे समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य को दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है और अगर दोनों में विरोधाभास हो तो केंद्र का कानून मान्य होता है। तो स्विट्जरलैंड में भी यहाँ समवर्ती अधिकार क्षेत्र रखे गए हैं, तो जिसमें केंद्र और कैंटनों दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र का ही होता है। अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यद्यपि दोनों संघों की इकाइयों के पृथक पृथक संविधान, परंतु जहाँ अमेरिका में राज्यों के संविधान के संबंध के लिए इतना कहा गया है कि राज्यों का संविधान संघीय संविधान के अनुकूल ही होना चाहिए, वहाँ स्विस संघ की इकाइयों के संबंध में कुछ शर्तें रखी गई है। संघीय संविधान के प्रतिकूल कोई उपबंध नहीं होगा। शासन की गणतंत्रीय प्रणाली को अपनाते हुए जनता को राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग का अवसर दिया जाए और संविधान जनता द्वारा स्वीकृत और उसके इच्छानुसार संशोधन योग्य होना चाहिए। यानी कुछ अलग भिन्नताएं कर दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय विषयों के संबंध में स्वयं संघीय शासन के द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन स्विस संघ में अनेक संघीय विषयों का प्रबंध कैंटनों की सरकारों के द्वारा ही किया जाता है। अगला, अमेरिकी संघ के संविधान और स्विस संघ के संविधान दोनों के संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया में भी बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत संघ की इकाइयों का न केवल संशोधन की पुष्टि व संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन स्विस संविधान के अंतर्गत इकाइयों को संविधान की पुष्टि के संबंध में ये अधिकार दिए गए हैं, संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी संविधान में अगर कोई संशोधन करना होता है तो वो यह तो अधिकार दिया गया है कि संघ सरकार और कैंटनों की सरकार दोनों की स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन वहाँ कैंटनों की सरकारों को संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है। अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है। वहाँ जो इकाइयाँ है, अमेरिका संघ के जो राज्य है, उनको भी संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव लाने का अधिकार है। तो इस प्रकार यह भी भिन्नता है। स्विस संघ के अंतर्गत संघ की इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए गए जो अधिकार न तो अमेरिका संघ की इकाइयों को प्राप्त न ही सामान्यतः संघ की इकाइयों को प्राप्त होते हैं। कैंटनों को अपने निकटवर्ती राज्यों से संधि करने का अधिकार व सीमित रूप से सेना रखने का भी अधिकार दिया गया है। ये एक अलग प्रकार की व्यवस्था स्विट्जरलैंड में की गई है जो अन्य संघीय राज्यों में प्राय देखने को नहीं मिलती। सेना रखने का या निकटवर्ती या पड़ोसी राज्यों से संधि करने का अधिकार हमेशा केंद्र सरकार को ही देशों में है, जबकि स्विट्जरलैंड में कुछ सीमा तक कैंटनों को भी ये अधिकार दिए गए हैं। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका एक सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त होती है और उसके द्वारा संघ की इकाइयों की सरकारों दोनों से संबंध में न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है, यानी वहाँ अमेरिका में भले संघ सरकार ने कानून बनाए हो या इकाइयों की सरकारों ने, वहाँ न्यायिक समीक्षा न्यायालय कर सकता है। लेकिन अमेरिका में जो स्विस संघ, स्विट्जरलैंड में जो स्विस संघ कानून बनाती है तो उस पर न्यायपालिका किसी प्रकार की समीक्षा नहीं करती। वहाँ स्विट्जरलैंड में केवल कैंटनों की सरकारों के संबंध में ही न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है। यानी कैंटन जो कानून बनाती है उसकी तो समीक्षा कर सकती है कि वो संविधान के विरुद्ध है या अनुकूल है, लेकिन संघ
सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो वो संवैधानिक समीक्षा नहीं कर सकती। स्विस संघ के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका के ढांचे में एक ही न्यायालय है, कोई अधीनस्थ संघीय न्यायालय नहीं है। लेकिन अमेरिका संघ में संघीय न्यायपालिका का त्रिस्तरीय ढांचा, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे अपीलीय न्यायालय और सबसे नीचे जिला न्यायालय है। तो इस प्रकार न्यायपालिका का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान में केवल संघीय न्यायालय है, इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं है। उपर्युक्त अंतर संघात्मक व्यवस्था से संबंधित है। इन दोनों संविधानों में अन्य बातों के संबंध में अनेक प्रमुख भेद है। जैसे अमेरिकी शासन व्यवस्था शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन स्विस संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया। अमेरिका में एकल कार्यपालिका, लेकिन स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका। इस प्रकार बहुत सारी भिन्नताएं भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड और अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था की कुछ समानताएं हैं और बहुत सारी असमानताएं भी देखने को मिलती हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।